हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का फिर से एक बार ज्ञान धन अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को मालूम हो चुका है कि पेपर जल्दी होने वाले हैं। 16 तारीख से पेपर स्टार्ट है। कुछ लेक्चर इस सीरीज के कंप्लीट हो चुके हैं। ये महत्वपूर्ण सीरीज हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है। पूरे शिद्दत से बने रहिए। यकीन मानिए, इस लेक्चर के सिवाय आपसे पेपर में कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। जो भी होगा, ये जो महत्वपूर्ण लेक्चर चल रहे हैं ना, 6-7 लेक्चर या 3-4 लेक्चर जो भी चलेंगे, ठीक है, उसी से सारे क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछे जाएंगे। तो चलिए, कुछ लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, आप उसे जरूर देखिए। ये नेक्स्ट लेक्चर है, इसमें महत्वपूर्ण हर लेक्चर में 10-10 क्वेश्चन इंक्लूड किए गए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए गए हैं। चलिए ध्यान दीजिए। आज का पहला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी होगी ना। अवतल दर्पण दिया है और उसकी वक्रता त्रिज्या दिया है। फोकस दूरी हम लोगों से क्या क्या पूछा है। तो चलिए ध्यान दीजिए कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में रिलेशन क्या होता है। किसी भी दर्पण की जो फोकस दूरी होती है ना, इसको एफ से इंडिकेट करते हैं। ये वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है? आधी होती है। ध्यान दीजिएगा, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है फोकस दूरी, ये एक रिलेशन होता है। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जो अवतल दर्पण होता है ना, जो अवतल दर्पण होता है, इसकी वक्रता त्रिज्या निगेटिव में होती है। ध्यान दीजिए, इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है? नेगेटिव में होती है। और जो उत्तल दर्पण होता है ना, जो उत्तल दर्पण होता है, इसकी वक्रता त्रिज्या पॉजिटिव होती है ना। तो ध्यान से समझिएगा इस चीज को। अब अगर इसकी वक्रता त्रिज्या निगेटिव, तो इसकी फोकस दूरी भी किसमें? नेगेटिव में। अब इसकी वक्रता त्रिज्या पॉजिटिव, तो इसकी वक्रता फोकस दूरी किसमें? पॉजिटिव। ठीक है, तो समझने की कोशिश करिएगा। हमसे क्या कह रहा है? वक्रता त्रिज्या दिया है कितना? 30 सेंटीमीटर। अगर आर की वैल्यू आप 30 रखिएगा, बटे कितना कर दीजिएगा 2, तो एफ की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो एफ इक्वल टू बोलिए कितना आ गया? 15 सेंटीमीटर। चूंकि ध्यान दीजिए, कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। हम क्या बोले? अवतल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या किसमें होती है? माइनस में। तो यहाँ पे हमें क्या रखना पड़ेगा? माइनस। तो यहाँ पे आंसर में भी क्या आएगा? माइनस। तो -15 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन को देखिए, +15 सेंटीमीटर। सोचिए कितना बड़ा झाम है ना, प्लस माइनस में प्लस मार देंगे, गलत हो जाएगा। आंसर इसका क्या करेक्ट हो जाएगा? -15 सेंटीमीटर करेक्ट आंसर इसका होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, कह रहा है एक अवतल लेंस जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, लेंस की क्षमता होगी ना। हाँ, अवतल लेंस दिया। इस बार देखिए, ध्यान दीजिए, लेंस है ना कि दर्पण है। अगर अवतल लेंस की बात करें ना, अवतल लेंस कैसा दिखता है? ध्यान दीजिए, अवतल लेंस कुछ इस टाइप से दिखता है ना, ये अवतल लेंस है। ठीक है, उत्तल लेंस कैसा होगा? उत्तल लेंस ध्यान दीजिए, ये उत्तल लेंस है। ठीक है, ये उत्तल लेंस और ये अवतल लेंस। उत्तल लेंस की फोकस दूरी ध्यान दीजिए किसमें होगी? माइनस में। उत्तल लेंस की फोकस दूरी किसमें होगी? प्लस में। ये चीजें आपको दिमाग में रखना, ये साइन कन्वेंशन से आता है, चिन्ह परिपाटी से। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता को हम लोग P से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? P से। फॉर्मूला क्या होता है? 1/f। कब? जब f मीटर में हो ना, जब f मीटर में हो तब आप फार्मूला ये लगाएंगे। और जब f सेंटीमीटर में होगा तो 100/f लगाएंगे, जब सेंटीमीटर में होगा तब। तो f बताइए किसमें दे रखा है फोकस दूरी? सेंटीमीटर में। कौन सा फार्मूला लगाएंगे? P = 100/f। तो P = 100 रहने दीजिए। f की वैल्यू कितना दे रखा है? 20 दे रखा है। वैल्यू पुट करिए, 20×5 कितना? 100। बट अभी हम क्या बताएं कि अवतल लेंस की फोकस दूरी किसमें लेंगे? माइनस में। उत्तल लेंस की फोकस दूरी किसमें लेंगे? प्लस में। तो जैसे ही f की वैल्यू रखिएगा, यहाँ क्या रखेंगे? -20। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? -5 डायोप्टर। ये करेक्ट आंसर होगा। आप ऑप्शन नंबर ढूंढिए। +5 डायोप्टर। देखिए फिर से झोल हो गया कि नहीं हो गया? ये सब आंसर गलत कराएंगे आपके। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा, -5 डायोप्टर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, स्वस्थ नेत्र का निकट बिंदु होता है ना। निकट बिंदु पूछ रहा है, मतलब समझिए, अगर कोई आंख स्वस्थ है, मतलब फिट है ना, तो वो निकटतम कितना दूरी तक देख सकता है ना। तो वही स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, ध्यान दीजिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट है। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। हम लोग निकटतम इतना दूरी तक की वस्तुओं को देख सकते हैं। अच्छा, इससे नजदीक भी देख सकते हैं, 25 सेंटीमीटर से नजदीक भी देख सकते हैं, बट स्पष्ट नहीं दिखेगा ना। फिर ज्यादा दिमाग पे जोर पड़ेगा, जिसके कारण सर दर्द वाली समस्या स्टार्ट होगी। निकटतम कितना दूरी? 25 सेंटीमीटर। अधिक से अधिक कितना दूरी?
तो अधिक से अधिक कितना दूरी तक हम लोग देख सकते हैं, इनफाइनाइट, बहुत दूर। तारे दिखते हैं कि नहीं दिखते, अरे वो अनंत पे ही तो है, बहुत दूर तक हम देख सकते हैं, ठीक है। तो निकटतम दूरी 25 सेंटीमीटर, तो निकटतम बिंदु पूछा है तो कितना हो गया, 25 सेंटीमीटर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर दूर बिंदु पूछता तो इनफाइनाइट हो जाता, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, कह रहा है फ्यूज तार का गलनांक होता है ना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। गलनांक पूछ रहा है, किसका, फ्यूज तार का। गलनांक मतलब यह वह निश्चित ताप होता है जिस पर कोई पदार्थ गलना स्टार्ट कर देता है, यानी ठोस से द्रव में बदलना प्रारंभ कर देता है, वही क्या कहलाता है, गलनांक। पहले फ्यूज तार होता क्या है, ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट चीज लिख रहे हैं। फ्यूज तार है ना, जो सर्किट को ब्रेक कर देता है, सर्किट को क्या करता है, ब्रेक। अगर मान लीजिए कभी क्या हुआ, कहीं तार वार फैला है, इलेक्ट्रॉनिक्स परिपथ लगे पड़े हैं और अचानक से कहीं शॉर्ट सर्किट हुई, तो पहले से ही मेन जो सप्लाई होती है ना, उसी में ये फ्यूज तार लगा रहता है, और ये तार क्या होता है, गल के टूट के अलग हो जाता है, सर्किट ब्रेक हो जाती है, परिपथ ब्रेक हो जाता है, जिसके कारण करंट आगे नहीं जाती और सर्किट सुरक्षित बचा रह जाता है। ध्यान से समझिएगा, किस चीज का बना होता है, इंपॉर्टेंट है ना, टीन, ठीक है, टीन प्लस बिस्मथ, टीन प्लस बिस्मथ और प्लस शीशा है ना, हाँ वही कांच, ठीक है, इन्हीं का मिला के क्या करते हैं, लेड टीन बिस्मथ का मिलाकर बनाते हैं फ्यूज तार। कभी कभी ना, हाँ कभी कभी इसमें कॉपर भी मिला देते हैं ना, कॉपर यानी तांबा भी कभी कभी मिलाया जाता है, लेकिन फिलहाल ये ध्यान दीजिए, टीन बिस्मथ शीशा से मिलके क्या बनता है, फ्यूज तार, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, फ्यूज तार का गलनांक सबसे कम होता है, ध्यान दीजिए, गलनांक सबसे कम, क्यों, क्योंकि जब परिपथ में क्या होगा ना, परिपथ में जब शॉर्ट सर्किट होगी ना, तो जैसे ही शॉर्ट सर्किट, ऐसे समझिए, मान लीजिए कि यहाँ पे एक परिपथ है और ये बल्ब मान लीजिए इस परिपथ में लगा है ना, ठीक, और यहीं पे मान लीजिए फ्यूज तार लग गया, यहीं पे क्या लग गया, फ्यूज तार, ठीक है, और ये कहीं से मान लीजिए करंट से, सोर्स से जुड़ा पड़ा है। जैसे ही यहाँ पे कोई समस्या इस बल्ब में आएगी तो ये फ्यूज तार क्या होगा, पहले जल्दी से गर्म हो जाएगा, और चूंकि गलनांक कम होने के कारण ये तुरंत क्या होगा, यहीं से टूट जाएगा, गल जाएगा। अब सर्किट हो गई ब्रेक, आगे कोई दिक्कत अब नहीं होगा। तो देखिए, गलनांक सबसे कम प्लस प्रतिरोध सबसे अधिक, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रतिरोध सबसे अधिक, तो गलनांक सबसे कम होना चाहिए, प्रतिरोध सबसे अधिक होना चाहिए। टीन बिस्मथ शीशा का यह मिश्र धातु होता है फ्यूज तार, ठीक है, कभी कभी तांबा भी मिला देते, एक पदार्थ और भी मिलाते, फिलहाल ये ध्यान दीजिए। तो क्या है पूछा है, गलनांक होता है ना, तो गलनांक क्या होता है, हम क्या बताएं, कम होता है ना, कम होना चाहिए, निम्न होता है, फ्यूज तार का गलनांक निम्न होता है। अगर प्रतिरोध पूछता तो प्रतिरोध उच्च होता है, ठीक है। अब चलते हैं कौन से क्वेश्चन पे, जस्ट अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, कह रहा है रक्त में प्लाज्मा की मात्रा होती है ना, अगर बात करें किसकी, रक्त की, कितने भागों में बटा है, ये दो चीजों से मिलके बना, क्या क्या चीजें, प्लाज्मा है और रुधिराणु है, क्या है, रुधिराणु ना, कार्पल्स, ठीक है। प्लाज्मा में दो तरीके, कितने कितने पहले मात्रा है, ये लगभग 60% और ये लगभग 40%, कहीं कहीं आपको ये 55% भी दिखेगा, ये 45% भी दिखेगा, दोनों सही है ना, ठीक है। प्लाज्मा में दो तरीके के प्रोटीन पाए जाते हैं, कौन कौन से, फाइब्रिनोजेन, ठीक है, और प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है, ये दो तरीके के प्रोटीन है होते हैं, पाए बहुत सारे आते हैं, मेनली दो है ना। रुधिराणु में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये पाया जाए, लाल रुधिर कणिका है, श्वेत रुधिर कणिका है, और प्लेटलेट्स यानी बिंबाणु, ध्यान दीजिए, प्लेटलेट्स को क्या कहते हैं, बिंबाणु कहते हैं। तो ये रक्त के दो पोर्शन थे, आपके सामने लिखे हैं। हम लोगों से क्वेश्चन क्या पूछा है कि प्लाज्मा कितनी मात्रा में पाया जाता है, कितना पाया जाता है, 60% से 55% से 60, तो ऑप्शन देख लेते हैं, 60% यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है, दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे निकालते हैं ना, ध्यान दीजिए, ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे। प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया, इसमें क्या होता है, पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं सूर्य के प्रकाश के द्वारा, ध्यान रखिएगा। तो इसमें क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में हम लोग जानते हैं जो पेड़ पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। ध्यान दीजिए, ये उत्सर्जित करेंगे क्या चीज, हाँ उत्सर्जित करेंगे क्या, ऑक्सीजन, और लेंगे क्या, ग्रहण क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, उनको भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता पड़ती, यानी भोजन बनाने के लिए जनरली क्या, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते ही है श्वसन प्रक्रिया के लिए भी, ठीक है, और उसी के दौरान क्या करते हैं, ऑक्सीजन हमें क्या करते हैं, रिलीज करके देते हैं।
बट प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे निकालते तो क्या निकालते हैं? ऑक्सीजन गैस। अच्छा, ध्यान देने वाली बात, ये जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया चली इसके द्वारा भोजन बनता है, ध्यान दीजिएगा। अब भोजन बनाने के लिए उनको क्या चाहिए? क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण क्या होता है? पेड़ पौधे हरे होते हैं। ठीक है, तो हरे जो पेड़ पौधे होते हैं ना, ध्यान दीजिएगा, जितने भी हरे पेड़ पौधे होंगे वो स्वपोषी होते हैं। वो कौन से पोषी होते हैं? स्वपोषी। ठीक है, क्वेश्चन पूछ लेता है हरे पेड़ पौधे होते हैं स्वपोषी, परपोषी, है ना, मृत जीवी, ऐसे करके ऑप्शन देगा तो ध्यान दीजिएगा स्वपोषी होते हैं। ठीक, तो क्या निकलेगा? हाँ, कौन सी गैस निकलेगी? ऑक्सीजन गैस। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कायिक प्रवर्धन संभव है ना? पहली बात की है, ये कायिक प्रवर्धन होता क्या है? ठीक है, यह अलैंगिक जनन की एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है कि पेड़ पौधों के किसी भी अंग द्वारा एक नया पौधा विकसित कर लेते हैं ना। हाँ, एक नया पौधा उगा लेते हैं, यही प्रक्रिया क्या है? कायिक प्रवर्धन है। मतलब हम अभी क्या बताएं, पेड़ पौधों के किसी भी अंग से नया पौधा तैयार किया जा सकता है, वही क्या है? कायिक प्रवर्धन है। तो जड़ द्वारा भी कर सकते हैं, तना द्वारा भी कर सकते, पत्ती द्वारा भी कर सकते। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी से कर सकते। कायिक प्रवर्धन बता दिए, अलैंगिक जनन की प्रक्रिया है जिसमें पेड़ पौधों में ये केवल होता है, और ये पेड़ पौधों के किसी भाग से एक नए भाग को हम क्या कर सकते? नए पौधे को तैयार कर सकते हैं। जैसे गुड़हल की, जो आपका गुड़हल है उसका भी टहनी लगा देते हैं तो नया पौधा तैयार हो जाता है। आपके सामने गुलाब का फूल भी होगा, गुलाब के टहनियों को काट के लगा देंगे, नया पौधा तैयार हो जाएगा। गन्ने का देखिए, गन्ना जब बुआता होगा, गन्ने की खेती होती है तो वहाँ पे गन्ने को छोटे छोटे टुकड़ों में काट के लगा देते हैं, नया पौधा तैयार हो जाता है। तो यही है कायिक प्रवर्धन। अब चलते हैं कहाँ पे? अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, कह रहा है पीतल मिश्र धातु है ना। पहले मिश्र धातु होती क्या है? ध्यान समझ लीजिए, दो या दो से अधिक धातुओं को आपस में मिला देते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं? मिश्र धातु कहते हैं। क्यों मिलाते हैं? ताकि जल्दी से जल्दी ये जंग ना लगे इस पे ना। हाँ, जंग नहीं लगता है मिश्र धातु को बनाने से। ध्यान दीजिए, कॉपर टीन किसकी मिश्र धातु है? समझते चलिएगा, बेहतरीन चीज है कांसा, है ना। कॉपर टीन किसका हो गया? कांसा, ब्रॉन्ज, है ना, ब्रॉन्ज का यह मिश्र धातु है। कॉपर जिंक निकिल की अगर बात कर ले, जर्मन सिल्वर। कौन सिल्वर? जर्मन सिल्वर। ध्यान दीजिए, नाम है जर्मन सिल्वर बट इसमें सिल्वर है नहीं, पेपर में पूछ लेता है। चारों हम इंपॉर्टेंट लिए है ना। हाँ, ये जर्मन सिल्वर। ये जो कॉपर और जस्ता है ना, यही पीतल है ना। हाँ, कॉपर जस्ता, जस्ता को ही क्या कहते हैं? जिंक कहते हैं। तो यही क्या है? पीतल है। और लास्ट वाला क्या है? कॉपर जस्ता टीन, ये गन मेटल है ना। हाँ, गन मेटल। ध्यान दीजिए, गन मेटल का क्या करते हैं? जो गन वन बनती है ना, हाँ, बुलेट्स, गन किसकी बनती है? इसी गन मेटल की। ठीक, कांसा आप लोग जान रहे हैं, ब्रॉन्ज मेडल है ना। हाँ, इसका भी बर्तन बनता है। पीतल का भी क्या बनता है? बर्तन बनता है। जर्मन सिल्वर का भी उपयोग कहाँ करते? बर्तन बनाने में। ध्यान दीजिएगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर पीतल मिश्र धातु है किसकी? हाँ, कॉपर प्लस जिंक की मिश्र धातु है पीतल। तो ऑप्शन नंबर इसका तीसरा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, कह रहा आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व है ना। शून्य समूह का तत्व पूछा, ध्यान से समझिएगा। जो 17 नंबर का वर्ग होता है इसे हैलोजन परिवार कहते हैं। कौन से परिवार का तत्व? हैलोजन परिवार के। और जो 18वां ग्रुप का तत्व होता है इसी को हम लोग शून्य समूह का तत्व भी कहते हैं। ध्यान दीजिए, शून्य समूह भी बोलते हैं, अक्रिय गैस भी बोलते हैं, अक्रिय गैस भी बोलते हैं, नोबल गैस भी बोलते हैं। ध्यान से समझिएगा। और 18वें ग्रुप का तत्व तो बोला ही जाता है। कौन कौन है? हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जेनान है और रेडान है। ठीक है, ये कौन से तत्व के, कौन से ग्रुप के तत्व हैं? 18वें ग्रुप के तत्व हैं। हम लोगों से क्या क्वेश्चन में पूछा है? शून्य समूह का तत्व, यानी वही 18वें ग्रुप वाला तत्व। कौन कौन से हैं? हीलियम है, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान और रेडान। हम देखते हैं हीलियम है, जी हाँ है, नियॉन है, हाँ है, आर्गन भी है। तो उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। उपरोक्त सभी। आप लोग करना क्या है? 18वां और 17वें ग्रुप के तत्वों को अच्छे से रट लीजिए, पेपर में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन और आखिरी आज के लेक्चर का, सर्वदाता रक्त समूह है। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर लड़के यहाँ गलत कर जाते हैं ना। सर्वदाता रक्त समूह की बात कर रहा है। पहली बात की है कि रक्त समूह को खोजा किसने था? तो छाप लीजिए, कार्ल लैंड स्टीनर, है ना।
कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप का खोज किया था। ठीक है, और रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज कौन किया था? कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका आंसर छापिएगा। चलिए, कितने होते हैं ब्लड ग्रुप? टोटल 4, ए बी और ओ। ध्यान दीजिए, ये 4 ब्लड ग्रुप है। जैसे ही RH फैक्टर किसने ढूंढ दिया? वीनर ने ना। RH फैक्टर ढूंढा गया, ए बदल गया ए पॉजिटिव और ए निगेटिव में, बी बदल गया बी पॉजिटिव और बी निगेटिव में, ए बी बदल गया ए बी पॉजिटिव और ए बी निगेटिव में, और ओ बदल गया ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव में। तो हम लोग जानते हैं ये क्या होता है। जनरली हम लोग अगर पूछा जाए क्वेश्चन तो सर्वग्राही हो गया कौन? ए बी। और ओ क्या हो गया? सर्वदाता ओ हो गया, है ना। सर्वदाता कौन हो गया? ओ। अब चूंकि ऑप्शन में तो उस टाइप से ऑप्शन है ही नहीं, पॉजिटिव निगेटिव के रूप में है, तो ध्यान देने योग्य बात यह है कि हमसे क्या पूछा है? सर्वदाता। तो या तो ओ पॉजिटिव होगा या तो ओ निगेटिव। सर्वग्राही यानी ये दोनों ऑप्शन तो क्या हो गए? कैंसिल आउट। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, सर्वदाता पूछा है ना। हाँ, सर्वदाता पूछा है तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, ओ नेगेटिव का मतलब ये है कि इसमें RH फैक्टर उपस्थित नहीं है, उसमें RH फैक्टर उपस्थित नहीं है, और ओ नेगेटिव जो होता है ना वही सर्वदाता होता है। छाप लीजिए, ओ नेगेटिव क्या होता है? सर्वदाता, और ए बी पॉजिटिव क्या होता है? सर्वग्राही, है ना। अक्सर कंफ्यूज रहते लड़के, बट कंफ्यूज नहीं रहना, है ना। प्लस वाला सभी से ले सकता है और माइनस वाला सभी को दे सकता है। हाँ, जस्ट उल्टा, कर्ज वाला दे सकता है और धनी वाला ले सकता है। ठीक, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो ए बी पॉजिटिव सर्वग्राही और ओ निगेटिव सर्वदाता रक्त समूह है। तो ये आज के लेक्चर का एक आखिरी क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो क्लास को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।